हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 11th के प्यारे बच्चों, आ चुके हैं आप सबके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आप सबको क्लास 11th की फिजिक्स का जो है वो टॉप 40 वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। इसी में से कोई 5 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हूबहू ऑप्शन के साथ छपने वाला है। आप सबको पता होगा प्यारे बच्चों कि झारखंड बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच करता है वो हमारे द्वारा ही बताया गया करता है। पिछले साल फिजिक्स में 40 में से थोड़ा सा कम मैच किया था, 22 ही मैच किया था, नहीं क्या? लेकिन केमिस्ट्री में देखा जाए तो 40 में से 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच किया था। और इस बार फिजिक्स में 40 में से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हूबहू मैच करने वाला है, क्योंकि इस बार हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। आज से आपका रेगुलर आपका वीडियो आने वाला है, ठीक है, क्योंकि उधर 12th और 10th का एग्जाम चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा बिजी थे। आज से रेगुलर आएगा। ठीक, ये होने वाला है हमारा फिजिक्स का वीडियो नंबर 3। हम आपको इस तरह से टोटल 10 वीडियो देने वाले हैं, यानी टोटल आपको 10 सेट देने वाले हैं। 10 सेट पढ़ के जाइए और एकदम फुल का फुल नंबर लाइए। ठीक है, तो अभी ये हमारा तीसरा वीडियो है फिजिक्स का। इसके पहले 2 वाला वीडियो नहीं देखें, 2 वीडियो, तो आप जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, सारा वीडियो हम प्ले लिस्ट बना दिए, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बाकी इंग्लिश वगैरह का भी अपलोड होगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का भी लिंक है, तो दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पे हम इसका भी पीडीएफ भी कुछ देर में सेंड कर देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी इस पर जल्दी से 5K जो है वो सब्सक्राइबर तो कंप्लीट ही है, इस पर व्यूज कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद तुरंत हमारा चौथा वीडियो आ जाएगा। वैसे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा जो फिजिक्स का पहला वीडियो है उसमें से 18,000 से भी ज़्यादा बच्चे उसको देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि 1 न्यूटन समतुल्य है, यानी 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 10 पर पावर 5 डायन, है ना, 10 पर पावर 5 डायन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा जितना भी वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो बिल्कुल भी किसी को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि आवृत्ति का विमीय सूत्र है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, है ना, यानी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड होता है। टाइम का क्या होता है? तो सेकेंड होता है, एक तरह से क्या होता है, यूनिट सेकेंड होता है। ठीक है, लेकिन जब इसका यूनिट लिखते हैं हम लोग, देखो सर ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से या म्यू से भी दिखाते हैं ना, दोनों से दिखा सकते हैं। तो म्यू बराबर हो जाएगा क्या? 1 अपॉन, है ना, टाइम, टाइम मतलब होता है सेकेंड एक तरह से, तो इसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में टी ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? टी ही लिखते हैं। तो ये वाला टी कहीं ऊपर जाएगा, ये वाला टी कहीं ऊपर जाएगा, तो म्यू का जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे टी इनवर्स, है ना, मतलब टी पर पावर -1, है ना, टी पर पावर -1। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखना चाहेंगे तो म्यू बराबर हो जाएगा आपका m0, है ना, L0, और हो जाएगा आपका t-1। क्या हो जाएगा? m0 L0 t-1। ठीक है, तो ये कहाँ दिख रहा है आपका? तो ये दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी में, है ना, देखिए यहाँ पे, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका दूसरा का सही हो जाएगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर इतना एक्सप्लेन करके आपको और इतना सटीक जो आंसर होगा वो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप जरूर एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप विश्वास नहीं होता तो आप अपने भाई लोग को भी पूछ सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि हम झूठ मूठ में बोल रहे हैं ना, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रात दिन जाकर रोज़ मेहनत करने वाले, आप एकदम रेगुलर 2-2 वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, कहता है किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है, यानी कि व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ अ बाइसाइकिल रीड, या फिर मेजर, है ना, कोई भी वाहन रहता है, ठीक है, कोई भी वाहन रहता है, उसमें जो स्पीडोमीटर लगा रहता है, ठीक है, वो क्या मापने का काम करता है? तो स्पीड मापने का काम करता है। वो भी कौन सा स्पीड? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यानी कि वो एक क्षणिक चाल, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं तत्क्षणिक चाल, उसको मापता है। ठीक है, कौन? स्पीडोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे तीसरा का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि? तो आपको पता होगा कि वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी दिशा भी होता है और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, परिमाण होता है, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड, यानी उसका वैल्यू दोनों होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो देखो टाइम के पास डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन होता है। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड तो सब में रहेगा ना क्वांटिटी में, लेकिन डायरेक्शन ही मेन रोल निभाता है आपका स्केलर और वेक्टर में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा? तो हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा स्पीड चलते हैं अब। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आराम से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। कहता है रिलेशनशिप बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी यानी कि भी और एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, है ना, ओमेगा और भी, यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमको रिलेशन बताना है, यानी रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होगा, इस चीज़ को हमको क्या करना है? बताना है। ठीक है,
तो देखिए ध्यान दीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। आपका जो रेखीय वेग यानी लीनियर वेलोसिटी यानी भी बराबर होता है आपका आर इंटू ओमेगा। आर मतलब होता है रेडियस, ठीक है, और ओमेगा मतलब क्या चीज़ होता है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पांचवा का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बोल सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला अगला हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं। तो बताइए, कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जब एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। सिंपल है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। छठा का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उसको हम लोग कोणीय त्वरण बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ कहीं रहता रेट ऑफ चेंज ऑफ खाली वेलोसिटी रहता, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको सिर्फ हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आ गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा इतना इजी वे में, सिंपल वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा रे मेरे भाई। अब सर आप खाली अपना बड़ा बड़ा कर रहता है, अरे अपना भाई बहन के साथ बड़ाई नहीं करेंगे तो किसके साथ बड़ाई करेंगे, है कि नहीं। अपने भाई बहन के साथ बड़ाई नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे, बताओ हमको, है कि नहीं। हम कभी भी टीचर के रूप में आपको नहीं पढ़ाएंगे, चाहे हम कितना बड़ा बन जाए, ठीक है, हमेशा आपको भाई बहन मानेंगे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, कितना सिंपल है यार। फ्रीक्वेंसी बराबर अभी तो बताएं 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी टी होता है ना, फ्रीक्वेंसी बराबर म्यू भी हम लोग दिखाते हैं, इसको ऐप से भी दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी को ना। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सातवां का सही हो जाएगा। अगला अगला बोलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन, न्यूटन गति के प्रथम नियम जो होता है वो क्या व्यक्त करता है। तो फर्स्ट लॉ जो होता है न्यूटन का वो इनर्शिया को बताता है ना, जड़त्व को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आठवां का सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है, कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 2 kg, ठीक है। अगला उसका एक्सेलरेशन है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही बच्चा लोग गलती करता है, एक्सेलरेशन मैंने ये का वैल्यू है कितना, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोलता है फोर्स क्या होगा, यानी एफ का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल है ना, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करता है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। अब तुम लोग जानता है कि होता है एफ बराबर एम ए। क्या होता है, एफ बराबर एम ए। एम का वैल्यू बैठाएगा 2 kg, एक्सेलरेशन का वैल्यू बैठाएगा 50, हो जाएगा 100 न्यूटन, और हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर गलत, है ना। तो बोल सर गलत क्यों हो गया, देखो देखो रे बच्चा पार्टी, पहले देखो यहाँ पे, देखो गलत क्यों होगा। सो यहाँ पे लिखा है 50, ठीक है, लेकिन यह है किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जब रहता है ना बच्चों पार्टी, तो इसको मीटर में बदलना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडर्ड में पहले बदलेंगे। तो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग बदलेंगे 50 मतलब कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो उसको हम लोग करते हैं 100 से भागा, तभी अब बदल गया ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो भागा करेंगे तो 50 को 100 से, तो 0 से 0 कटा, डायरेक्ट काट देते हैं, 50 कम 50, 50 दूनी 100, यानी आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2। अब बैठाओ एफ बराबर क्या होता है सर, एम ए, ठीक है। एफ का एफ मास, मास है 2, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन है 1/2, 1/2 काटेंगे 2 से 2 कर गया, तो यहाँ बचा 1, 1 इंटू 1 1, तो एफ बराबर आ गया 1, यानी आ गया 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। समझ में आया है ना। तो एकदम दिमाग से वहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, और आपका भाई जब है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगला कहता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज, यानी एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होगा। तो त्वरण एक समान में 0 होता है ना, 0 होता है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी मतलब ये क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी जब चेंज नहीं करेगा, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है या फिर यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो वेलोसिटी नहीं चेंज करता वहाँ पे, और वेलोसिटी जब चेंज नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, 10वां का सही हो जाएगा। उससे पहले एक प्यारा सा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, हमारा आ चुका है यहाँ पे वरदान बैच, किसके लिए, क्लास 11th के बच्चों के लिए। हमारा फिजिक्स में 100% क्वेश्चन मैच कर गया है इस बार, 12th का भी, और केमिस्ट्री में भी 100% क्वेश्चन मैच किया, और इंग्लिश का एग्जाम होना बाकी है, इंग्लिश के भी एग्जाम में 100% क्वेश्चन मैच करेगा। 90 हम नहीं बोलते हैं, एकदम 95% प्लस क्वेश्चन हमारा वो ऑप्शन के साथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैच कर रहा है क्लास 12th का। और उसके लिए वरदान बैच हम लाए हैं, किसके लिए, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। आप दीजिएगा यहाँ पे 11th का एग्जाम, फिर जाइएगा 12th में, तो इसका प्राइस हम रखे हैं सिर्फ 999, लेकिन ये मिलने वाला है आपको इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पर
कब तक? तो आपको ये मिलेगा 17 फरवरी तक, है ना। 17 फरवरी तक ये 999 का मिलने वाला आपको सिर्फ कितना में? 599 में। इसके बाद कहीं 17 फरवरी के बाद आप खरीदते हैं तो इसका क्लास स्टार्ट होगा 15 मार्च से, ठीक है। तो 17 फरवरी के बाद कहीं आप इसको खरीदते हैं तो आपको 999 तो पेड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको लगेगा कितना? तो आपको लगेगा यहाँ पे 799। आप चाहते हैं कि नहीं आपका 200 कम से कम बचे, आप चाहते हैं सिर्फ 599 में खरीदिए, तो मात्र 3 दिन के अंदर इसको खरीद लीजिए। कहाँ कैसे खरीद सकते हैं? तो आपको डाउनलोड करना है टारगेट टॉपर 95 ऐप। कहाँ से? तो आपका प्ले स्टोर से। फिर न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है और आपको ऑल कोर्स में जाकर बैच को खरीद लेना है, ठीक है। और आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं फोन पे, गूगल पे, किसी से भी। आप डायरेक्ट वहीं पे जुड़ जाइएगा अपने बैच के अंदर, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए इसी थंबनेल में हमारा नंबर दिखता होगा, इस पर आप अभी हमको व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी 12th का एग्जाम चल रहा है ना, इसलिए आप एग्जाम के बाद जब 12th का एग्जाम खत्म हो जाएगा तब हमसे आप कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ हम खुद से मैनेज करना पड़ता है, इसलिए हमको टाइम अभी नहीं मिल पाता है ना। लेकिन मैसेज कीजिएगा तो आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, और जल्दी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको एक सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि एक आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर पढ़ाएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। कितना में? तो इतना सस्ता में पूरे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is applied on a body of mass 10 kg moving initially with a speed 10 meter per second. The body come to rest after. सबसे आसान क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। समझना, बॉडी है जिस पर फोर्स कितना लग रहा है? तो 50 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बॉडी जो है वो रिटार्डिंग में है। रिटार्डिंग मतलब कि अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा वैल्यू नेगेटिव, ठीक। अगला कहता है कि बॉडी का जो मास है वो 10 केजी है। मास जो है बॉडी का वो है आपका 10 केजी। वो इनिशियली मूव जो कर रहा है स्पीड से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो उसका है u बराबर वो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कहता है कि वो कब आएगा रेस्ट में, कितना समय के बाद। तो आपको टाइम बोल रहा है कितना समय के बाद आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब रेस्ट में आएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। बस इतना डेटा आपको मिल गया, अब सॉल्व हो जाएगा। देखो हिंदी वाले कहता है 50 न्यूटन का स्थिर मंदन बल। मंदन बल नहीं होता है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट में बल लग रहा है तो नेगेटिव होगा ना। तो 50 न्यूटन का नेगेटिव उस पर फोर्स लग रहा है, और कहता है कि 10 मीटर पर सेकंड की चाल के प्रारंभिक रूप से वो गति कर रहा है, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। कहता है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर लगाया जाता है, ठीक है। क्या चीज़? तो 50 न्यूटन फोर्स, यानी कि जो यहाँ पे आपका 10 किलोग्राम द्रव्यमान की है ना, यहाँ पे जो मास है किसका? तो बॉडी का, वो कितना है सर? 10 किलोग्राम, ठीक। तो कहता है कितने समय के पश्चात वह पिंड रुकेगा, यानी टाइम पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे आसान है ये। बोल सर आसान कैसे? आपको पता होगा, हमको चाहिए टी। एक फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू है यहाँ पे 10, यू का वैल्यू कितना है? 10, प्लस ये का वैल्यू हमको नहीं पता है और हमको टी निकालना है। तो ये का वैल्यू पहले निकालेंगे, ये माने एक्सेलरेशन। हम लोग जानते हैं एफ बराबर होता है एम ए, तो कहीं हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा, ये गुणा में इधर जगह जगह भागा में, तो एफ बाय एम ये हो जाएगा ये बराबर, ठीक है। तो देखो ये बराबर कहीं लिखना चाहे तो हमको फोर्स दिया है, फोर्स है -50 न्यूटन, -50 न्यूटन। मास जो है वो 10 केजी, 10 केजी काटेंगे तो 10 × 50, यानी एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -5। कितना आ जाएगा सर? एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -5, ठीक। अब ये -5 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ये का वैल्यू कितना है? -5t। समझ में आ गया? अब देखिए ये -5t इधर से इधर जाएगा तो +5t हो जाएगा, तो ये +5t बराबर हो जाएगा 10। सिंपल है, काटेंगे 5 × 5, 5 दूनी 10, तो टाइम बराबर आ गया आपका 2, यानी 2 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है कुछ नहीं, एकदम सारा कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठाते जाना, हु बहू इसी तरीके से आएगा। हो सकता है डिजिटवा थोड़ा मोड़ा चेंज कर दे न्यूमेरिकलवा में, और पिछले साल तो हु बहू आया था तो इस बार हु बहू भी आ सकता है, ठीक है। अब आता है हम लोग के सामने 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कहने का मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, यानी कि जो आपका घर्षण बल होता है उसका डायरेक्शन यानी दिशा किधर होता है। तो हमेशा ध्यान देना कि बॉडी कहीं मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो इसके ऑपोजिट लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही, यानी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत डायरेक्शन होता है किसका, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। समझ में आ गया, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है पूछ रहा है। तो जूल है आपका एनर्जी का मात्रक है, जूल आपका ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन किलोवाट आपका ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ठीक है। किलोवाट, किलोवाट है आपका पावर यानी शक्ति का यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये डिफिकल्ट बच्चों को लगता है लेकिन इससे इजी कुछ नहीं, क्योंकि हम आपको बताएंगे ना। कहता है कि समान वेग वाली दो वस्तुओं के द्रव्यमान 1 kg और 2 kg है, यानी टू बॉडी ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम हमको दिखाते हैं पी से। जो मोमेंटम है दोनों बॉडी का, ठीक है, मान लेते हैं एक बॉडी आपका 1 है तो उसका मोमेंटम P1 होगा, और एक बॉडी आपका 2 है, दूसरा बॉडी है तो उसका मोमेंटम आपका P2 होगा, है ना। एक बॉडी का यहाँ पे मास है 1 kg और दूसरा बॉडी का मास है यहाँ पे 2 kg, ठीक, इतना हमको दिया है। और P1 बराबर यहाँ बोल दिया है कि P2 है, दोनों का संवेग क्या है सर, बराबर है। तो कहता है इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, यानी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा, यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी को मानते हैं हम लोग पहला बॉडी का K1 और दूसरा बॉडी का काइनेटिक एनर्जी को मानते हैं K2। तो कहता है इन दोनों का अनुपात जो होगा वो किसके बराबर होगा, देखो वही यहाँ पे पूछ रहा है। समझ में आ रहा है कुछ, दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा सर, सबसे ईजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। कैसे, देखिए आपको एक चीज़ पता है, आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका हाफ एम भी स्क्वायर, ये आपको पता है, ठीक। आपको ये भी पता है कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम जो P बराबर होता है एम भी, ये पता है आपको। अब देखिए यहाँ पे समझना आराम से, यहाँ हम लोग कहीं भी का वैल्यू निकालना चाहें, इसका वैल्यू, तो भी यहीं पे रहेगा, ये है गुना में, इधर हो जाएगा भागा में, यानी भी बराबर हो जाएगा P/m, ये हो जाएगा, ठीक है। बस खाली देख देख रहना, हम इसको ट्रिक से भी बताएंगे, पहले पूरा पूरी एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर तुरंत 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो भी बराबर हो जाएगा P/m। अब भी का वैल्यू यहाँ पे ये जो P/m है वो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, देख देख रहना खाली, ठीक है। देखना यहाँ पे, देखना काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा आपका हाफ एम, और यहाँ है भी स्क्वायर, भी स्क्वायर मैंने इन दोनों का स्क्वायर, तो P स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, P स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, सिंपल है। अब देखो यहाँ एगो एम है और यहाँ एम स्क्वायर है, तो ये ये स्क्वायर ही हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा आपका, ऊपर में P स्क्वायर है और नीचे है आपका 2 × m, तो हो जाएगा 2m, सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा सर, तो आ जाएगा आपका 2m, कितना आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गया आपका 2m, सिंपल है। 2m पूरा नहीं, काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर बाय 2m, ये आपको आ गया, ठीक। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ठीक है। हमको बोल रहा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा, ठीक। तो हम लोग कहीं लिखना चाहें यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हम लोग कहीं लिखना चाहेंगे पहला का काइनेटिक एनर्जी, तो बराबर हो जाएगा आपका P स्क्वायर बाय 2m की जगह आ जाएगा पहला का मास, यानी कि हो जाएगा m1, सिंपल है ना। इसको हटा देते हैं, पूरा पूरी अच्छा से लिखेंगे, हाँ। तो हम लोग को पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P स्क्वायर बाय 2m। तो हम लोग कहीं पहला का काइनेटिक एनर्जी यानी K1 कहीं लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर बाय 2 का 2a रहेगा और मास m1 का मास, और कहीं हम लोग K2 लिखना चाहेंगे दूसरा का काइनेटिक एनर्जी, तो P स्क्वायर बाय हो जाएगा आपका 2 और दूसरा का मास यानी m2, सिंपल है। अब हमको रेशियो पूछ रहा है, रेशियो मतलब होता है दोनों को भागा दे दो, तो K1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो K1 बराबर हो जाएगा आपका P स्क्वायर बाय 2m और m1 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका K2, मतलब दूसरा का काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा आपका P स्क्वायर बाय 2m2, है ना, सिंपल है। यही हमको रेशियो मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे P स्क्वायर से P स्क्वायर चल जाएगा, 2 से ये 2 चल जाएगा, तो यहाँ बचा 1 और डिवाइडेड बाय m1 और यहाँ बचा m डिवाइडेड बाय m2, सिंपल है। अब इसको हम लोग अच्छा से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या K1 बाय K2, है ना, और यहाँ देखो 1/m1 है, 1/ आपका m1 है, ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा तो गुना हो जाता है और पलट जाता है, यानी m2 ऊपर चल जाएगा और m1 नीचे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग कहीं आराम से लिखना चाहें, आराम से क्या करना चाहें, लिखना चाहें, तो देखिए यहाँ पे ऊपर है K1 तो यहाँ आपका आ जाएगा आपका m2 ऊपर में आ जाएगा, और यहाँ है K2 तो नीचे आ जाएगा m1, समझ में आया कुछ, यानी यहाँ पे फाइनली आपका हो जाएगा K1 बाय K2 बराबर क्या हो गया, m2 बाय m1, ये आ गया ना। बस अब पुट कर देना है यहाँ पे K1 बाय K2 बराबर m1 यानी पहला का m2 है ना ऊपर में, तो m2 माने दूसरा का मास माने 2, m1 माने पहला का मास माने 1 kg तो 1, तो यहाँ पे K1 इज टू K2 का रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो K1 के बार 2,
तो यहाँ 2:1, 2:1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोल भैया इतना याद रखना क्या नहीं, आपको याद खाली क्या रखना है कि जब भी आपका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो का बात करेगा तो K1/K2 बराबर उल्टा 1 की जगह M2/M1, बस भागा दे देना, कुछ भी वैल्यू रहेगा भागा दे देना और बस उसको रेशियो के फॉर्म में लिख देना। ठीक, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है? और सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपको इतना एक्सप्लेन शायद ही कहीं मिल सकता है सर, यूट्यूब पर आपके स्कूल वाला टीचर तो पढ़ाते होंगे ना। कहता है कि इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, कहने का मतलब क्या है, जो पूर्ण प्रत्यास्थ संघटक में क्या होता है, संघटन में क्या होता है, यानी परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, तो हमेशा ध्यान देना उसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों हमेशा कंजर्व्ड रहेंगे, यानी जो संवेग और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होते हैं, संरक्षित रहते हैं। ठीक है, यानी कि संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, एस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इसका यूनिट हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर? केजी मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कुछ? कोई दिक्कत है? बोल सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आपका अगला, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग पढ़े हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है, आई मतलब इम्पल्स, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आई पी एम भी इसको दिखाते हैं कभी कभी, उसका बराबर होता है एम आर स्क्वायर। एम मतलब होता है मास और आर स्क्वायर मतलब होता है रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो मास का क्या होता है सर? केजी होता है, और रेडियस माने एक तरह से लेंथ होता है ना ये, तो रेडियस का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर माने कि मीटर का स्क्वायर। अरे यार लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पे रेडियस एक तरह से लेंथ है ना होता है, तो मीटर और आर स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो गया, तो हो गया केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जितना भी ज़्यादा हो सकता है हम आपको पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, और आप हमारा वीडियो कहीं देख लेते हैं तो आपको और कहीं भटकने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई रॉक स्टार है, आप लोग के सपोर्ट से है, नहीं तो वैल्यू ही क्या है मेरा, है कि नहीं। कहता है कि एक बल युग्म उत्पन्न करता है, यानी एक कपल जो रहता है वो प्रोड्यूस करता है। अभी मत सोचना कि ये शादी हुआ भैया भाभी का और फिर एक भतीजा हो गया, वो मत सोचना। ठीक है, वहाँ भी एक कपल होता है। ठीक, तो कपल क्या प्रोड्यूस करते हैं सर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सिर्फ आपका रोटेशनल मोशन आपका प्रोड्यूस करता है, यानी केवल घूर्णन गति प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो 17 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी होगा वो क्या होगा। ठीक, यानी कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे पहले बोल रहा है कि लाइज ऑलवेज द आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्या सदैव जो होता है, क्या सदैव ज्यामिति केंद्र पर स्थित रहता है किसी भी बॉडी का जो मास रहता है। सो कहता है कि लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, क्या हमेशा बॉडी के अंदर रहता है, यानी हमेशा पिंड के अंदर रहता है जो सेंटर ऑफ मास रहता है। सो या फिर कहता है हमेशा पिंड के बाहर रहता है, या फिर लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, और अगला कहता है कि मे लाइज विद इन और आउटसाइड द बॉडी, यानी पिंड के अंदर या बाहर स्थित हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका सही आंसर एग्जैक्ट होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बोलता है कि लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, तो हमेशा इनसाइड नहीं होता है, बाहर भी होता है। ठीक है, और यहाँ बोलता है लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, यहाँ कहता है हमेशा बॉडी के बाहर होता है, नहीं हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि सॉलिड बॉडी का इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा, कहीं बॉडी खोखला है तो उसका क्या होगा, है ना, हॉलो बॉडी है, तो उतना डीप में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पता चल गया, इसका सही आंसर होगा 18 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, हम लोग थोड़ा सा अब स्पीड चलेंगे। कहता है कि केपलर का द्वितीय नियम का परिणाम है, यानी केपलर सेकेंड लॉ इज अ कॉन्जुगेंस ऑफ, तो केपलर का सेकेंड लॉ किस पर आधारित होता है सर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, यानी कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका सही आंसर हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है एक एक्शन रिएक्शन पेयर दिखाता है। ठीक है, फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया का एक युग्म है। ठीक, तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है ऐसा यूनिट ऑफ, देखो कैपिटल जी है। ठीक है, तो कैपिटल जी और एक होता है आपका एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका जी वैल्यू होता है। ठीक है, तो दोनों का आपको यूनिट याद रखना है। इसका तो क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एसेलेरेशन एक तरह से ना, तो और इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट जो कैपिटल जी का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का 21 का सही हो जाएगा। समझ में आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर होता है ना, पर केजी स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जब माइनस वाला ये प्लस वाला जो ऊपर में जाता है तो हो जाता है माइनस। ठीक, तो ये वाला याद रखना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक,
चलिए अगला कहता है कि यहाँ पे सॉलिड्स विच ब्रेक अबाउट द इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड, यानी वे ठोस जो प्रत्यास्थ सीमा पर टूट जाते हैं उसको क्या कहते हैं। देखो कोई ठोस बॉडी है, वो कहीं हम लोग इसको खींच रहे हैं और कहीं टूट गया तो वो आपका कहलाता भंगूर है, यानी कि वो आपका ब्रिटल है। समझ आएगा कुछ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, तो आपका इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आपका अपरूपण गुणनांक को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी जो यहाँ पे शेयर मॉड्यूल्स होता है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इज ऑल्सो नॉन एज, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मॉड्यूल्स ऑफ आपका रेजिडिटी, यानी दृढ़ता गुणांक बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा सर, ताइस का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यूनिट ऑफ प्रेशर है ना, यानी दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का ऐसा यूनिट पूछ रहा है ना, पास्कल जो होता है इसका यूनिट, ठीक है, तो पास्कल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। बाकी प्रेशर का अदर यूनिट कहीं देखा जाए तो आप लोग पढ़े होंगे, बार होता है, एटीएम होता है, mmHg होता है ना, mmHg भी होता है, ठीक है। तो ये सब अदर यूनिट है किसका, प्रेशर का, ठीक, तो याद रखना ये सब भी। अगला बोलते हैं यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होता है वो बेस्ड होता है किस लॉ पे, यानी कि जो यहाँ पे द्रव चालित ब्रेक जो होता है, ठीक है, किस पर निर्भर करता है, ठीक। तो ये हमेशा ध्यान देना कि ये जो होता है वो पास्कल लॉ को फॉलो करता है ना, किस पर बेस्ड होता है, तो पास्कल लॉ पर आधारित होता है, निर्भर करता है पास्कल के नियम पर। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे तेज होता है, यानी आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो कहता है कि जो गर्मी होता है, हीट ऊर्जा होता है, वो सबसे स्पीड किस में जाता है, तो वो विकिरण के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में सबसे स्पीड जाता है। क्यों? क्योंकि रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी ऊष्मागतिकी का जो शून्य कोटि नियम होता है वो किसकी संकल्पना प्रदान करता है, तो ये हमेशा टेम्परेचर की संकल्पना प्रदान करता है, ताप की, यानी तापमान की, ठीक है, जीरोथ लॉ। तो 27 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन भी, यानी वॉल्यूम और प्रेशर पी, रिलेशन बिटवीन जो होता है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में क्या होता है, तो आप लोग पढ़ेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होता है, इसका जो प्रोडक्ट रहता है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा डी, तो डी यहाँ पे सही नहीं होगा, ये गलत है ना। डी कब सही रहता, जब यहाँ पे आपका पी भी बराबर आपका कांस्टेंट तो है, लेकिन यहाँ पे आपका भी के जगह आपका लिमड़ा रहता है, ठीक है, तब, ठीक है। तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे यहाँ पे, इसलिए सही आंसर इसका ये हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी आर का वैल्यू क्या था, आप लोग पढ़ेंगे ना, पी भी बराबर, नहीं पढ़े यार, पी भी बराबर एन आर टी, पढ़े कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे ये जो आर है इसको हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो हमेशा इसका वैल्यू याद रखना 8.314 है ना, जूल पर मोल पर केजी, तो 8.31 है ना, यहाँ पे 31 है, कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। संपूर्ण गैस नियतांक का जो मान होता है सर, यूनिवर्सल मतलब होता है यहाँ पे संपूर्ण विश्व, है ना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि आदर्श गैस, ध्यान देना, कहता है कि यदि आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब या आयतन दोगुने कर दिए जाए तो इसका तापमान क्या हो जाएगा, इसके टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कहता है इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम, पी प्रेशर माने पी, वॉल्यूम माने भी, कहता है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है, ठीक है, जिसका हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो कहता है उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो आपको पता है पी भी बराबर होता है एन आर टी, ये पता है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि P और V दोनों को डबल कर दे रहे हैं, यानी P को बना दे रहे हैं यहाँ पे 2P और V को बना दे रहे हैं आपका 2V। तो कहता है इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा। देखो ये दोनों तो कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट को हम लोग हटा भी सकते हैं, तो इसका टेम्परेचर बराबर अब क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी 4PV हो जाएगा टेम्परेचर। यानी पहले था टेम्परेचर खाली PV और अब हो गया टेम्परेचर 4PV, यानी 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गुना बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। एकदम पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे बच्चा बाड़ी, ठीक है। चलो अगला बोलता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल रट लेना है। ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा, 31 का सही हो जाएगा। टाइम पीरियड जो होता है सरल लोलक का वो होता है आपका टी बराबर 2π√L/g, L मतलब लेंथ और G मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको याद कर लेना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम, यानी कि आपका सेकेंड लोलक की आवृत्ति 0.5,
0.5 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ये 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, इसको भी एकदम रट लेना है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको SHM भी बोलते हैं ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। निम्न में से कौन सा व्यंजक सरल आवर्त गति को व्यक्त नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। कहता है, क्या कहता है? कहता है कि यहाँ पे एक आपका वेव रिप्रेजेंट किया गया है किसके द्वारा? तो y बराबर साइन 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स, इससे जहाँ पे बोलता है कि x और y है मीटर में और आपका t है आपका सेकेंड। ठीक है, t आपका टाइम है वो जो सेकेंड में है। कहता है इसका मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो क्या होगा, है ना, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी? निकालने का जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना, वी मैक्स, यानी कि जो पार्टिकल्स का मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एम्पलीट्यूड इनटू आपका यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी ये इनटू ओमेगा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, याद रखना आपको। यहाँ पे आपको दिया है एक इक्वेशन y बराबर साइन 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। ठीक है, यानी कि आपको एक यहाँ पे प्रतिगामी तरंग का दे दिया है यहाँ पे इक्वेशन, इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एक्स वाई है मीटर में और टी है सेकंड में। तो कण का जो वेग होगा वो अधिकतम कितना होगा, यानी कण का वेग अधिकतम होगा, यानी कि आपका मैक्सिमम वेग कितना होगा, अधिकतम वेग निकालने बोल रहा है, यानी भी मैक्स निकालने बोल रहा है। तो हमको चाहिए एम्पलीट्यूड और हमको चाहिए ओमेगा, यानी कि हम लोग को चाहिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालेंगे? तो आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वाई बराबर ये साइन, है ना, ये ना होता है y बराबर ए साइन, सही लिख रहा है यहाँ पे 5 साइन, है ना, 5 साइन, है ना। y बराबर होता है ए साइन, यहाँ पे होता है आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। ये पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है। सो ठीक है, अब हम लोग दोनों को करेंगे तुलना। क्या कर देंगे सर? दोनों का कर देंगे तुलना। ठीक, ये वाला सही कलर है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन को और इक्वेशन को कंपेयर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए y से y कंपेयर हुआ और ये से देखो यहाँ पे ये वाला 5 कंपेयर होगा, साइन से देखो साइन, और ओमेगा से यहाँ पे कंपेयर हो जाएगा ये आपका 100 पाई, और t से t कंपेयर हुआ। ठीक है, और k से आपका 2 पाई कंपेयर हुआ और x से आपका x कंपेयर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जनरली क्या मिल गया, तो हमको ये बराबर मिल गया यहाँ पे 5, ओमेगा बराबर मिल गया आपको 100 पाई, है ना, 100 पाई, और यहाँ पे के बराबर आपको एक चीज़ और मिल गया यहाँ पे 2 पाई। इतना चीज़ आपको मिला। आपको ज़रूरत किसका है सर? तो आपको ज़रूरत किसका है? तो आपको खाली ये और ओमेगा का ज़रूरत है, ये का और ओमेगा का ज़रूरत है। तो भी मैक्सिमम बराबर होता है ये इंटू ओमेगा, ये इंटू ओमेगा, यानी 5 इंटू 100 पाई, 5 इंटू 100 पाई गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 500 पाई। सिंपल है ना, कितना आसान है सर, 500 पाई, 500 पाई। देखो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आसान था, तो एकदम रट लेना जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको। ठीक है, चलिए इसमें से आपका 35 क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन इसमें से क्या कहता है, कहता है डॉपलर प्रभाव लागू होता है, यानी कि द डॉपलर इफेक्ट इज अप्लीकेबल फॉर। तो डॉपलर इफेक्ट जो होता है प्यारे दोस्तों, ये आपका साउंड वेव और लाइट वेव दोनों पर काम करता है, यानी ध्वनि तरंगों पर और यहाँ पे प्रकाश तरंगों पर, दोनों पर लागू होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा कि ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों के लिए होता है डॉपलर इफेक्ट, है ना, यानी कि बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो टोटल भी 3 वीडियो हो चुका है, नहीं देखें तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोर्स में चाहते हैं कि कम पैसा में जुड़ें तो आप बाद में तो जुड़िएगा ही, कन्फर्म है, कि आपका भाई एकदम स्टार है और सबको, आपका भाई भी बड़े भैया को पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ इसे पढ़ लो, अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं। देख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मैच करता है हर बार, है ना, हर बार क्वेश्चन मैच कर रहा है। इस बार तो फिजिक्स में 100% मैच किया आपको, हम देख सकते हैं। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रूफ भी दिखा देंगे, है ना। और वैसे भाई बहन को प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगा तो हम प्रूफ भी दिखाएंगे एक शॉर्ट्स वीडियो में। तो आपको यहाँ पे पूरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और वेट कीजिएगा जल्दी से, इस पर 5 के क्या कर दीजिए, व्यूज कंप्लीट कर दीजिए, तुरंत आपका अगला वीडियो हम अपलोड करने वाले। ठीक है दोस्तों, बाकी फिर से केमिस्ट्री का वीडियो कुछ देर के बाद आने वाला है, तो सभी तैयार हो जाइए।